नमस्कार, मैं जनता श्रीराम गौतम। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फ्रीबीज हैं उन पर सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि राज्य सरकारों के पास इन योजनाओं को खर्च करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, और इसको लेकर उन्होंने दिल्ली का भी जिक्र किया कि दिल्ली में पार्टियां काम न करने वाले लोगों को 2100 और 2500 रुपए देने का वादा कैसे कर रही हैं अगर उनके पास पैसा ही नहीं है। तो अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ये पूरा का पूरा एक विश्लेषण कह सकते हैं या ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, या जो टिप्पणी है वो क्यों आई है, किस संदर्भ में आई है, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमने आपको 3 महीने पहले एक वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसमें फ्रीबीज को यानी कि रेवड़ियों पर सवाल उठाए गए थे, खैरात की राजनीति को रोकने के लिए निर्देश देने की बात की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को केवल केंद्र सरकार को नोटिस भेज के और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेज के उसको आगे के लिए बढ़ा दिया था। अब ये जो टिप्पणी आई है, ये टिप्पणी की है जस्टिस BR गवई और जस्टिस AJ मसीह की खंडपीठ ने, और मामला ये है कि 2015 से एक याचिका पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये याचिका है जो ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें रिटायर्ड और अभी जो वर्तमान सेवा में है उन जजों ने एक याचिका लगाई थी कि राज्य सरकारें उनकी पेंशन और सैलरी को सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, उसको बढ़ाने में आनाकानी करते हैं, सुविधाओं में आनाकानी करते हैं, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को कोई निर्देश देना चाहिए। इसकी सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई ने एक सख्त टिप्पणी की और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि अगर राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है जिससे वो रिटायर्ड जजों को या जो वर्तमान जज हैं उनको सही सुविधाएं दे पाए, उनकी सैलरी दे पाए, पेंशन दे पाए, तो फिर ये जो योजनाएं हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा हो जाती है, इनको पूरा करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। और उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया कि दिल्ली में 2100 और 2500 की घोषणा हो चुकी है, जो कि उन लोगों को दिया जाएगा जिनका कोई भी राज्य सरकार के लिए काम नहीं है, या वो बिल्कुल भी राज्य सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद बिना काम करने वाले लोगों को आप पैसे देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो जजेस हैं, जो निर्णय लेने का काम करते हैं, न्याय करने का काम करते हैं, उनको देने के लिए पैसा राज्य सरकारों के पास नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। इसको लेकर अटॉर्नी जनरल ने एक तर्क दिया कि ये जो योजनाएं होती हैं ये अस्थायी किस्म की है, और जो जजेस की पेंशन या सैलरी है वो स्थायी तौर पर है, इसलिए दिक्कतें आती हैं। तो इस पर भी फिर सवाल उठा कि स्थायी अस्थायी का क्या मतलब है। आज जो जरूरी खर्चे हैं पहले राज्य सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए, बाद में उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें आप अस्थायी कहकर या जनता के भले के नाम पर देने की बात कर रहे हैं। और यही वो बात है जो हम बार बार उठाते रहे हैं कि इस देश को खैरात की राजनीति बर्बाद करने जा रही है। हमने महाराष्ट्र के चुनाव से पहले भी आपको बताया था, हरियाणा के चुनाव से पहले भी बताया था कि किस तरीके से खैरात की राजनीति से जो राज्य सरकार का बजट होता है उस पर कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, कितना ज्यादा बोझ पड़ता है, और दूसरी जो जरूरी मदें होती हैं उन पर खर्चों में कटौती कर दी जाती है। ये जो जजों की पेंशन और सैलरी का मामला है, ये तो तब है कि जब देश में ज्यादातर हाई कोर्ट्स के अंदर, ज्यादातर लोअर जुडिशरी के अंदर 15 से 20% तक वैकेंसी चल रही हैं, और ये वैकेंसी तो उस स्ट्रेंथ में से है जो कि अपर्याप्त है। देश में जो केसेस पेंडिंग है, 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है पूरे देश में, और अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही जो पेंडिंग केसेस की संख्या है वो 70,000 पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी बेकार की चीजों पर बहुत ज्यादा बहसें करता है, सुनवाइयां करता है, और आप यहाँ भी इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उन्हीं के बिरादरी के लोगों की सुनवाई वो पिछले 9 साल से कर रहा है, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं दे सका है। जबकि दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के केस में, उसकी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के केस में पिछले 6 महीने
7 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बार बार सुनवाइयां की और बार बार सुनवाई करके केजरीवाल को और उसकी पार्टी को इतना ज्यादा समय दिया, जबकि दूसरे केसेस को तो वो सालों तक सुनते ही नहीं है। एक हियरिंग के बाद में कई कई महीने बाद की उसमें डेट लगा दी जाती है। ये सब इसलिए होता है कि जितने जजेस हैं उससे ज्यादा केसेस हैं, चाहे लोअर जुडिशरी की बात की जाए, चाहे हायर जुडिशरी की बात की जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए। अब इसका समाधान क्या है? समाधान है कि ज्यादा से ज्यादा अदालतें बने, ज्यादा से ज्यादा जजेस की भर्ती हो और स्टाफ की भर्ती हो, लेकिन उसके लिए फिर पैसा देने में राज्य सरकारें हाथ खड़े कर देती हैं, जिसका जिक्र इस पूरी सुनवाई के दौरान भी हुआ है। हमने आपको पहले बताया था कि एक बार जब पेंडेंसी पर हमने वीडियो बनाया था कि इस देश में जो राज्य सरकारों का बजट है, जो खर्चा है, वो 2% से भी कम होता है जुडिशरी के ऊपर। यही वजह है कि 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। अगर देश में परिवारों की बात की जाए तो करीब 25 से 30 करोड़ परिवार इस देश में रहते हैं, यानी कि हर 5वें परिवार का कोई न कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा जन कल्याण है या नागरिक कल्याण है या फिर जो फ्रीबीज होती है वो कल्याण का हिस्सा है। अगर फ्रीबीज की बात की जाए, दिल्ली को ही अगर ले लें, अगर जो केजरीवाल की पार्टी 2100 का वायदा कर रही है या कांग्रेस 2500 का वायदा कर रही है और बीजेपी भी 2500 का ही वायदा करेगी, ये हम आपको हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के समय से कह रहे हैं कि बगैर इस वायदे के कोई भी पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ने वाली है। और इसमें सबसे ज्यादा जो घाटे में रहेगी वो आम आदमी पार्टी रहेगी, क्योंकि पिछले 1 साल से उन्होंने 1000 का वायदा किया था, अब उन्होंने 2100 बढ़ा दिया है, जबकि दिया अभी तक कुछ नहीं है। तो इस वजह से जैसे कांग्रेस ने 2500 की घोषणा की है, बीजेपी भी 2500 की ही घोषणा करेगी कम से कम। तो उस स्थिति में अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो दिल्ली के बजट पर 5 से लेकर 7,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। ये अतिरिक्त बोझ इतना है कि दिल्ली पुलिस की जो सैलरी है उसके करीब करीब ये 60% के बराबर है। हालांकि दिल्ली पुलिस की सैलरी दिल्ली सरकार नहीं देती है, केंद्र सरकार देती है। अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी बात की जाए तो 2 से 3 डिपार्टमेंट्स की सैलरी जो जाती है, खर्चा जो होता है, उसको मिलाकर इतना बैठेगा। और अगर बजट की बात की जाए तो बजट का ये 8 से लेकर 10% तक हो सकता है। अब आप सोचिए कि राज्य सरकार जुडिशरी के ऊपर 2% खर्च करने में बार बार बहानेबाजी करती है, उसको नहीं करती है, सैलरी पेंशन रोक ली जाती है। और दूसरी तरफ ये जो बेकार की चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों से उनका वोट छीनने या उनका वोट लूटने की कोशिश के लिए जो बातें की जाती है, उस पर आप बजट का 6 से 8, 10% तक कर देते हैं। महाराष्ट्र में हमने आपको बताया कि था कि लाडली बहन योजना के माध्यम से जो खर्चा है वो कम से कम नहीं तो 50,000 करोड़ से लेकर 70,000 करोड़ रुपए तक का है, जबकि महाराष्ट्र का जो सालाना बजट है वो 7 लाख करोड़ का है। अगर इसी तरीके से राज्यों में चुनाव होते रहेंगे तो आप यकीन मानिए कि अगली बार जब 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, उससे पहले सभी राज्यों में 2100, 2500 या 3000 के हिसाब से ये महिला सम्मान के नाम पर दिए जा रहे होंगे। दूसरी तरफ बुजुर्गों की पेंशन पहले से चलती है, विकलांगों की पेंशन राज्य सरकारें देती रहती हैं। तो इस तरीके की चीजों से हर राज्य में 10 से 15% का बोझ वहां पड़ने वाला है इस खैरात की राजनीति से। लेकिन वो 2% भी खर्च नहीं करते हैं जुडिशरी के ऊपर। अगर सभी राज्य सरकारें 2% या फिर उसको बढ़ाकर 3% कर दे तो ये जितनी पेंडेंसी केसेस की दिख रही है पूरे देश में, वो बहुत जल्दी कम हो जाएगी और खत्म भी हो जाएगी। इसका एक फायदा ये और होगा कि अभी बहुत से लोग केसेस को कोर्ट में ले जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोर्ट में भी उसका कोई फैसला नहीं होना है, उनके सिर्फ पैसे खर्च होंगे। पहले केस फाइल करने में पैसे खर्च होंगे और फिर बाद में वकील उनको बेवकूफ बनाने के लिए तारीख पे तारीख लेते रहेंगे, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए लोग केसेस भी फाइल नहीं करते हैं। अगर राज्य सरकारें सही तरीके से
अपना बजट का एक निश्चित भाग जुडिशरी पर खर्च करें और इस मामले में गंभीरता दिखाएं, तो फिर ये केसेस की पेंडेंसी भी खत्म होगी और जो दूसरे तमाम ऐसे मामले होते हैं जिनमें केस करने की जरूरत होती है, अपराधियों को दंड दिलाने के लिए बगैर केस किए आप दंड नहीं दिला सकते हैं, तो वहां भी लोगों को न्याय मिलने लगेगा। लेकिन इस पर कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार नहीं सोचती, क्योंकि इससे वोट नहीं मिलता है या नहीं कटता है। जैसा केजरीवाल ने कहा भी था कि हम यमुना को लेकर उतने गंभीर इसलिए नहीं है क्योंकि यमुना का मामला वोट नहीं दिला सकता है। तो पार्टियां केवल उन मुद्दों पर बात करती हैं, उन मुद्दों की घोषणाएं करती हैं जिनसे वोट मिल सकता है या वोट प्रभावित हो सकता है। और इसी बात का जिक्र अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी ये सब तब कर रहा है जब उसकी बिरादरी के लोगों का नुकसान होता हुआ उसे दिख रहा है। जब पहले ये याचिका 6 महीने पहले आई थी, उस पर 2-3 सुनवाइयों में उन्होंने सिर्फ इसको टालने का काम किया था। तब उन्हें नहीं पता था कि इसका सीधा असर उनके ऊपर भी हो रहा है। देश के बजट हो या राज्यों का बजट हो, अगर बजट में कोई भी अतिरिक्त बोझ डाला जाता है तो उससे जो दूसरे जरूरी खर्चे होते हैं उन पर असर पड़ना पूरी तरह से पहले से ही निश्चित हो जाता है। हालांकि जो पार्टियां होती हैं, जो सरकारें होती हैं, वो बेवकूफ बनाने के लिए ये कह देते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है। जैसा केजरीवाल का दावा रहता है दिल्ली में कि हमारी नफे की सरकार है, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली का बजट हर बार बजटीय घाटे का बजट होता है। लेकिन दूसरी बात केजरीवाल उसको घुमा के कहते हैं कि रेवेन्यू सरप्लस है। रेवेन्यू सरप्लस होना और बजट में सरप्लस होना दो अलग अलग बातें हैं। रेवेन्यू सरप्लस किसी भी राज्य में हो सकता है, वो इसलिए होता है कि राज्य सरकार जो बजट में रेवेन्यू कलेक्शन का एक अनुमान लगाती है, उस अनुमान से अगर 1%, आधा परसेंट, 100 करोड़ या 10 करोड़ भी ज्यादा होगा तो फिर वो रेवेन्यू सरप्लस ही कहा जाएगा। और दिल्ली में हर बार यही होता है कि जो बजट कलेक्शन का, जो टैक्स कलेक्शन का अनुमान दिया जाता है, उससे हर बार जो कलेक्शन है वो ज्यादा होता है, इसलिए रेवेन्यू सरप्लस हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बजट का अध्ययन किया जाए तो दिल्ली में हर बार बजट डिफिसिट है। लेकिन न जाने कैसे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस बहकावे में आ जाती हैं और वो चुप हो जाती हैं। अभी भी चर्चा इसी बात पर हो रही है। केजरीवाल की पार्टी के लोग यही दावा कर रहे हैं कि दिल्ली का बजट सरप्लस का बजट है, जबकि आप पिछले 5 सालों का बजट उठाकर देखिए, कभी 3000 करोड़ का घाटा है, कभी 5000 करोड़ का घाटा है। लेकिन चूंकि बजट पेश करते समय उस घाटे को नहीं दिखाया जाता है, उसको दूसरी मदों में एडजस्ट करके दिखाया जाता है, इसलिए ये वो दावा करने में कामयाब हो जाते हैं। और ज्यादातर जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, बड़े बड़े पत्रकार रूपी प्रपंचकार हैं, उनकी या तो इतनी समझ नहीं है या फिर उनको उस तरीके से ऐसा सवाल उठाने इससे बचने के लिए पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी चाहे तब के जो दिल्ली सरकार है वो ऐसे झूठे दावे करती नजर आती है, लेकिन उस पर सवाल नहीं उठते हैं। तो ये उस पत्रकारिता के ऊपर भी सवाल है। और हकीकत यही है कि राज्य सरकारें जो कुछ इस खैरात की राजनीति पर खर्च कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं से आपके लिए जो जरूरी खर्चे हैं उसमें कटौती करके ही आना है। इसलिए जनता को यह समझना पड़ेगा कि जो 3 प्रमुख काम होते हैं राज्य के या सरकार के जो अपराधियों को दंड देना है, शिक्षा हो, दूसरे जो जरूरी काम है उसके लिए धन मुहैया कराना है, और जो आधारभूत चीज जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए पहले बजट को पहले उनको रखना चाहिए। लेकिन होता यह है कि ज्यादातर सरकारें, जैसा हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है कि सुक्खू सरकार ने जो वायदे कर दिए थे पहले उन्हें पूरा करने के लिए वो खर्चा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरे अन्य डिपार्टमेंट हैं उनमें किसी डिपार्टमेंट को 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, कहीं पेंशन रोकी जा रही है, कहीं कोई और योजना रोकी जा रही है। तो ये सब होता रहता है क्योंकि इस तरीके की खैरात की राजनीति में जो वायदे कर दिए जाते हैं उनको पूरा करने संभव नहीं होता है। इसीलिए इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही है कि जो भी पार्टियां हैं, चूंकि मामला अभी सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए हम निर्देश तो नहीं दे सकते, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी पार्टियां ऐसे वायदे करती हैं उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि वो इसके लिए धन कहां से लाएंगे और क्या वो धन बजट के दूसरे जो जरूरी खर्चे हैं
उनमें कटौती करके लाया जाएगा, कर्जा लेकर लाया जाएगा, या फिर ये सारी चीजें असंभव हैं। ये सारी डिटेल उनको अपने वायदे घोषित करने से पहले बतानी पड़ेगी। हालांकि इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, और अगर वो बार बार हर चीज में निर्देश देने की बात करते हैं तो इस बात में भी वो सभी पार्टियों को निर्देश दें कि कोई भी पार्टी इस तरीके की खैरात की राजनीति का वायदा करती है तो उसको पहले बताना चाहिए कि बजट में इससे कितना बोझ बढ़ेगा, उस बोझ को कैसे एडजस्ट किया जाएगा और पैसा कहां से आएगा, जिससे जो जरूरी खर्चे हैं उनको प्रभावित न किया जाए और उसकी वजह से दूसरे जो जन कल्याण के काम हैं वो न रुकें। जय हिंद, जय भारत।